जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे सख्ती बड़ी खबर के साथ एक बार सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तमिलनाडु में बीजेपी से अलग होने वाली बड़ी पार्टी के बाद एक और पार्टी ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन से टाटा अलविदा बाय बाय कह दिया है। बताएंगे आपको। एक और इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए ईडी के छापे चल रहे हैं और दूसरी ओर बीजेपी के साथ एक और पार्टी ने नाता तोड़ दिया है। बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। और जेपी नड्डा ने दिया है ऐसा बयान जिसके बाद और भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी से अलग हो सकती है। साथ साथ दोस्तों, अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताने वाली रूबिका लियाकत के कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त विरोध की खबर सामने आ रही है। बताएंगे आपको कहां का ये वीडियो है जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जोरदार विरोध किया है। साथ साथ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाला और आज छत्तीसगढ़ के अंदर होने वाला है उनका कार्यक्रम। बताएंगे मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने किन मुद्दों को उठाया है और एफआईआर पर क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने। साथ साथ अडानी के एनडीटीवी में एक और बड़ा इस्तीफा हुआ है दोस्तों। बताएंगे आपको रवीश कुमार के बाद कौन है ये शख्स जिसने इस्तीफा दिया है। इसी के साथ में सपा के बागी नेताओं को मनाने के लिए खुद अखिलेश यादव पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं के घर। बताएंगे पूरी अपडेट दोस्तों। वहीं पर क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आने के कारण भट्ट परिवार और कपूर परिवार को परेशान किया जा रहा है। रणवीर कपूर को मिले नोटिस के बाद कई सारे और भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजम समेत तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में आईटी ईडी की रेड की बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन ऐसे ही धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा और यही बड़ा कारण है कि बौखलाहट में इंडिया गठबंधन के नेताओं पर छापेमारी करवाई जा रही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु में हाल फिलहाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके ने बीजेपी से अलविदा टाटा बाय बाय कह दिया, जिसके बाद बीजेपी को तगड़ा झटका माना गया दोस्तों। दक्षिण के अंदर बीजेपी के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है, जहां पर अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने एनडीए से किनारा कर लिया है। बीते दिन पवन कल्याण ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन करने की बात कही है, उनके साथ गठबंधन का ऐलान किया है। बता दें कि पवन कल्याण ने पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू से उनकी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के साथ गठबंधन पर बातचीत की थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद वो जेल में मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे। पवन कल्याण की जनसेना ने 2020 में बीजेपी से हाथ मिलाया था। दोनों पार्टी ने तब फैसला लिया था कि स्थानीय चुनाव में और 2024 के चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन 24 के चुनाव आते आते आंध्र प्रदेश की बड़ी पार्टी पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी ने बीजेपी से अलविदा टाटा बाय बाय कह दिया है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इंडिया गठबंधन को दबाव में दिखाने के लिए बीजेपी ने 38 पार्टियों का गठबंधन दिखाया था, जिसमें से कुछ एक पार्टियां थी जिसका नाम किसी ने सुन रखा था और वो भी पार्टियां अब धीरे धीरे करके बीजेपी एनडीए गठबंधन से अलग हो रही है। साथ साथ जेपी नड्डा के बयान के बाद अब बीजेपी से और भी पॉलिटिकल पार्टी अलग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के नेता जेपी नड्डा इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि बयान देते हुए कह रहे हैं कि बिहार में एक ही परिवार यानी लालू परिवार तेजस्वी मीसा भारती पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि बीजेपी किसी के कंधे पर बैठकर चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और इसके बाद जो बातें उन्होंने कही है, इससे ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जेपी नड्डा काफी ज्यादा स्थानीय पार्टियों को लेकर एक विद्वेष की भावना रखते हैं। उन्होंने कहा कि लालू परिवार महाभ्रष्ट है, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म होना होगा, यानी जो क्षेत्रीय पार्टियां चल रही है उनको समाप्त होना पड़ेगा। यही बीजेपी के नेता है जो कहते हैं कि वो छोटी पार्टियों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जेपी नड्डा का कहना है कि अब छोटी पार्टियों के समापन का टाइम आ गया है। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि बीजेपी ने 38 पार्टियों में जिन पार्टियों का नाम गिनवाया था उसमें ज्यादातर छोटी पार्टियां थी, उनके पास तो एक सांसद और विधायक तक नहीं थे। तो क्या बीजेपी उन्हें भी समाप्त करने के लिए उनके साथ गठबंधन कर रही है? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब जेपी नड्डा को देना चाहिए। एनडीए गठबंधन की बैठक में ही देना चाहिए। क्या वो छोटी पार्टियों को खत्म करने की आगे भी कोशिश करेंगे? साथ साथ दोस्तों, अपने आप को पत्रकार बताने वाली रूबिका लियाकत मुसलमानों के बीच में गई थी और कार्यक्रम कर रही थी मोदी और मुसलमान, जिसके बाद मुस्लिम युवक ने जोरदार विरोध किया है और मामला काफी ज्यादा गर्मा गर्मी वाला हो गया और इसके बाद कई लोगों को इंटरवीन करना पड़ा है, दखल देना पड़ा है मामले को शांत कराने के लिए। आपको बता दें कि रूबिका लियाकत का उनके ही समाज के लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि उन पर आरोप लगता आया है कि वो बीजेपी के लिए एंकरिंग करती हैं, पत्रकारिता करती हैं। साथ साथ प्रियंका गांधी बीते दिन मध्य प्रदेश पहुंची थी और आज उनकी छत्तीसगढ़ में यात्रा होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महासम्मेलन में कार्यकर्ताओं को एक चुनावी टिप्स देती दिखाई देगी। नगर निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन 6 अक्टूबर यानी आज शुक्रवार मेला मैदान गोविंदपुरम कांकेर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है। दोपहर 12 बजे सभा होगी। साथ साथ दोस्तों, एनडीटीवी समूह के एक और बड़े पत्रकार और वरिष्ठ प्रबंधक संपादक सुनील सैनी ने इस्तीफा दे दिया है। सैनी के पास एनडीटीवी समूह के हिंदी चैनल की जिम्मेदारी थी। वे रवीश कुमार के लिए भी लंबे वक्त तक संपादक रहे हैं। मौजूदा वक्त में सैनी संजय पुगलिया के बाद दूसरे नंबर पर थे। सैनी ने इस्तीफा क्यों दिया, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है। साथ ही चैनल की ओर से इस बारे में
कोई सूचना अभी नहीं आई है, लेकिन चैनल से जुड़े सूत्रों ने न्यूज लॉन्ड्री को बताया है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उद्योगपति गौतम अडानी ने जब से एनडीटीवी को खरीदा है तब से कई सारे इस्तीफे हुए हैं, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार, सारा जैकब और निधि राजदान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हाल फिलहाल में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा करने के चलते चैनल से जुड़े रिपोर्टर और मुंबई ब्यूरो के प्रमुख सोहित मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया था। यानी एनडीटीवी धीरे धीरे करते हुए रवीश कुमार की एनडीटीवी से अब आखिरकार गौतम अडानी की एनडीटीवी बन गई है। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने धार जिले के राजगढ़ में जन आक्रोश सभा में कहा कि मध्य प्रदेश में 18 साल में 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। ये जांच एजेंसियों को सबके घर भेज देते हैं। किसी ने इनके खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, एकदम उनके घर पर ईडी पहुंच जाती है। फिल्मों के अभिनेताओं से लेकर अधिकारियों और नेताओं के घर ईडी अचानक पहुंच जाती है। मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, महाकाल के महालोक में घोटाला हो सकता है। जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है तो क्या समय नहीं आ गया है कि इनको बदल दिया जाना चाहिए। शिशुपाल के अत्याचार का घड़ा भर चुका है। प्रियंका गांधी आगे बोली, कहा मैं जब भी मध्य प्रदेश आती हूँ युवाओं से पूछती हूँ क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है, तो युवा मुझे कहते हैं कि राजा जा रहा है। इस पर प्रियंका गांधी ने कई और बड़ी बातें कही है। दोस्तों मोहन खेड़ा तीर्थ ट्रस्टियों ने प्रियंका गांधी का सम्मान किया है। साथ साथ दोस्तों सपा में बगावत कम करने के लिए पार्टी से इस्तीफा देने वाले पार्षद आरिफ कुरैशी को अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाया है ताकि उनसे बातचीत की जाए और इस्तीफे को वापस कराया जाए। दरअसल अखिलेश यादव ने खुद से जिम्मेदारी संभाल रखी है अपने सारे पुराने नेताओं को 2024 के चुनाव से पहले एकजुट करने और पार्टी में वापस लाने का। यहाँ तक कि पुराने पार्षद नेताओं को भी अपने साथ में लाने के लिए अखिलेश यादव खुद से उनके साथ पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं। इसी तरीके का नजारा देखने को मिला जहाँ पर समाजवादी पार्टी से नाराज संजय पांडे को मनाने के लिए सपा के प्रमुख अखिलेश यादव खुद उनके आवास पर पहुंच गए, जहां पर उनके साथ लंबी बातचीत के बाद अखिलेश यादव के साथ गाड़ी में बैठकर संजय पांडे सपा के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे। विधानसभा चुनाव में एन मौके पर उनका टिकट कटने से समाजवादी पार्टी से उनकी दूरी हो गई थी। सपा प्रमुख के इस कदम ने बढ़ाया है प्रतापगढ़ के जिले का सियासी तापमान। इस बारे में आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य और यूपी के प्रभारी संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि सरकार को ये लगता है कि जो भी उनके खिलाफ है उसे गिरफ्तार कर लो, लेकिन इनको समझना चाहिए कि भाजपा के विरुद्ध इस बार देश की 100 करोड़ जनता है। बीजेपी कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी? क्या 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेगी? इसका जवाब भाजपा को देना है। सबक तो जनता सिखाने के लिए तैयार है। वही दोस्तों ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को पद से हटने के बाद लोगों को लगा कि शायद ईडी की कार्रवाई थोड़ी स्लो होगी, लेकिन शायद चुनाव के कारण ये कार्रवाई और तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि बैक टू बैक कार्रवाइयां की जा रही है। पहले दिन पत्रकारों के खिलाफ कई जगह छापेमारी की गई, कई सारे पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और अब बीते दिन बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना यानी विपक्ष शासित राज्यों के अंदर उनके सांसदों और विधायकों के घर पर छापे मारे गए हैं। छापेमारी की जद में आने वाले ममता सरकार के मंत्री राथिन घोष है, तमिलनाडु के डीएमके के सांसद हैं, तेलंगाना बीआरएस पार्टी के विधायक है गोपीनाथ जिनके यहाँ छापा मारा गया है। पश्चिम बंगाल में राथिन घोष के आवास पर नॉर्थ 24 परगना जिले में 12 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। ईडी की लगातार छापेमारी जारी है। तमिलनाडु के अंदर भी इनकम टैक्स की छापेमारी देखने को मिली है। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के नेताओं के घर पर इनकम टैक्स के लोग पहुंचे हैं। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या ये छापेमारी केवल चुनाव के मद्देनजर की जा रही है या इसके पीछे कोई और उद्देश्य है? आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। बीजेपी के मेन सोशल मीडिया हैंडल से राहुल गांधी को रावण बताते हुए 7 चेहरे दिखाए गए हैं और लिखा गया है कि न्यू एज रावण यानी नए युग के रावण है, दुष्ट है, धर्म विरोधी है, भगवान राम विरोधी है और इनका लक्ष्य है भारत को बर्बाद करने का। इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी समर्थकों ने कहा कि कोई नई बात नहीं है, इनकी पुरानी विचारधारा रही है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को इस तरीके से दिखाने का महात्मा गांधी की वो तस्वीर शेयर की गई है दोस्तों, जिसमें महात्मा गांधी को रावण के तौर पर दिखाया गया था और तीर धनुष चलाता हुआ गोडसे नजर आ रहा था। पुराने कार्टून को शेयर करते हुए लोगों ने इसी तरीके से रिप्लाई किया है और कहा है कि इन लोगों का रवैया पुराने जमाने से यही रहा है। महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी हर बड़े नेताओं को इसी तरीके से टारगेट किया जाता है। साथ साथ संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को वापस देने पर वरुण गांधी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं अमेठी की जनता और अस्पताल के सैकड़ों कर्मचारियों को उनकी इस संघर्षमय विजय पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका अपना संजय गांधी हॉस्पिटल वर्षों वर्ष तक जन सेवा को समर्पित रहे। आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। साथ साथ दोस्तों एक्टर रणवीर कपूर को ईडी ने नोटिस भेजा है। 6 अक्टूबर को पूछताछ यानी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे रणवीर कपूर और कई सारे और बॉलीवुड के एक्टरों को भी नोटिस थमाया गया है। दोस्तों एक गेमिंग ऐप में घोटाले को लेकर ये नोटिस थमाया गया है जिस पर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने 2 तस्वीर शेयर
की है, जिसमें एक तस्वीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट दिखाई दे रही है और पूजा भट्ट के एक और तस्वीर में महेश भट्ट के साथ रणवीर कपूर दिखाई दे रहे हैं और कपूर खानदान और भट्ट खानदान के बीच में हाल फिलहाल के अंदर ही रिश्ता जुड़ा है। तो ऐसे में सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि अब एक्टर रणवीर कपूर को ईडी का नोटिस मिला है। ये वाले एक फोटो का कारण है, ये सवाल उन्होंने पूछा है। क्या राहुल गांधी से मुलाकात करने के कारण पूजा भट्ट के रिश्तेदार रणवीर कपूर को ईडी का नोटिस भेजा गया है? आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा सीहोर जिले के आष्टा पहुंची, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री रह चुके जीतू पटवारी ने मंदिर के सामने हाथ खड़ा करके कांग्रेस पार्टी के सारे विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट के दावेदारों को कसम खिलवाई है। उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण का मंदिर, माता मंदिर, गणेश जी का मंदिर है, आप सब लोग हाथ ऊपर करके कसम खाओ कि टिकट एक को मिलेगा, बाकी सब मिलकर काम करेंगे। कांग्रेस में दावेदारों को कसम दिलवाने वाला ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हाल फिलहाल में अब टिकटों का ऐलान करने जा रही है और पार्टी में आपस में फूट ना हो, सब मिलकर साथ में आगे बढ़े, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इन नेताओं को कहा जा रहा है कि टिकट तो किसी एक नेता को मिलेगा, सबको मिल नहीं सकता, लेकिन हम लोगों को मिलकर एकजुट होकर काम करना है। इस बात की कसम आप लोग खाइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। साथ साथ राहुल गांधी 10 अक्टूबर को ब्योहारी और प्रियंका गांधी 12 अक्टूबर को सिवानी में जनसभा करेंगी। यानी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अब फुल फ्लैज कैंपेन करने के मूड में है। साथ साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। मुंबई और वाराणसी में कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के लखनऊ, मुंबई, वाराणसी के ठिकानों पर छापेमारी की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई अभी भी जारी है। आयकर विभाग ने इससे पहले सपा के नेता अबू आजमी पर 160 करोड़ रुपए के टैक्स का चोरी का आरोप लगाया था और समन भेजा था। आरोप ये भी है कि आजमी को वाराणसी से मुंबई तक हवाला के जरिए 40 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। टीवी 9 की खबरों के अनुसार आयकर विभाग की टीम वाराणसी के विनायक ग्रुप के मामले की जांच कर रही थी, जिसमें यह दावा किया गया है कि उनका नाम भी है, अबू आजमी का नाम भी है, भूमिका संदिग्ध है। साथ साथ दोस्तों लोक पोल, ओपिनियन पोल में दावा किया गया है कि 10 अगस्त से लेकर 30 सितंबर के बीच का सर्वे ये कहता है कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। 61 से 67 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। दूसरे नंबर पर बीआरएस पार्टी होगी, जिसको 45 से 51 सीटें मिलेगी। एआईएमआईएम पार्टी को 6 से 8 सीटें, बीजेपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा बोले, कहा दिस विल ओनली इम्प्रूव इन कमिंग वीक्स, यानी आने वाले दिनों के अंदर ये आंकड़े और बेहतर होंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। साथ साथ बीजेपी ने राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया, तो अब कांग्रेस पार्टी की ओर से भी काउंटर किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने दानव बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का भी पोस्टर जारी किया है। दोस्तों आप लोग किस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ हाईकोर्ट द्वारा दोष सिद्ध पर रोक से इंकार के बाद लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को अयोग्य करार दिया गया है। हत्या के प्रयास मामले में उनकी सजा को निलंबित करने से केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को इंकार कर दिया है। लोकसभा सचिवालय बुलेटिन में कहा गया है कि माननीय केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 3 अक्टूबर के आदेश के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के सांसद श्री मोहम्मद फैजल पीपी को दोषी ठहराए जाने की तारीख यानी 11 जनवरी 2023 से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है। यह दूसरी बार है जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता को अयोग्य घोषित किया गया है। 13 जनवरी को सचिवालय ने लोकसभा की उनकी सदस्यता को अयोग्य ठहरा दिया था। मंगलवार को उच्च न्यायालय ने उनके दोष सिद्धि को रद्द करने से इंकार कर दिया है। हालांकि एक बार फिर से जल्द चुनाव होने वाले हैं, कुछ ज्यादा फर्क उनको पड़ेगा नहीं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हर नेता के मामले पर एक तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं होती। कुछ नेताओं के लिए तो इतने दिनों तक इंतजार करवाया जाता है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। साथ साथ न्यूज क्लिक मामले में 5 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने पत्रकार अभिसार शर्मा को दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले अभिसार शर्मा से मंगलवार 3 अक्टूबर को पूछताछ की गई थी। कोर्ट में न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती के वकील ने उनकी गिरफ्तारी के लिखित दस्तावेज मांगे हैं। इस पर प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील ने कहा कि आप प्रोसेस फॉलो करें, एक कदम आगे ना चले। सेशन कोर्ट से सुनवाई के दौरान क्या बातें सामने आई है, इसको लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट है दोस्तों। सेशन कोर्ट में दोनों आरोपियों की तरफ से दायर किए गए एप्लीकेशन का विरोध किया गया है, जिसमें एफआईआर की कॉपी की बात कही गई है। कुल मिलाकर अभिसार शर्मा से दूसरी बार क्यों पूछताछ की जा रही है, क्या उनको भी गिरफ्तार करने की तैयारी है? क्योंकि संजय सिंह को गिरफ्तार किए जाने के बाद कहा जा सकता है कि अब कुछ भी करने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ दोस्तों लाइव चैनल के पोस्ट के दौरान जब न्यूज चैनल वालों ने पूछा कि आप लोगों को बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस पार्टी में से किसका घोषणा पत्र सबसे ज्यादा पसंद आया, तो लगभग 80% लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सबसे बेस्ट है। कई सारे लोगों ने वोट डाला दोस्तों, लाइव में वोट डाला और आंकड़े जारी किए गए, तो कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में जोरदार समर्थन मिल रहा है। साथ साथ बीआरएस पार्टी के लिए तेलंगाना में एक और बड़ा झटका जल्द औपचारिक तौर पर सामने आने वाला है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी एक बड़ा विकेट गिराने वाली है। बीआरएस पार्टी के नेता और रंगा रेड्डी के डीबीसीसी के चेयरमैन मनोहर रेड्डी बीआरएस पार्टी से रिजाइन कर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। बीआरएस के नेता के आने के बाद अब
जिला पंचायत के मेंबर प्रताप रेड्डी और मंडल पंचायत के अध्यक्ष बड़ी मात्रा में पीसीसी ऑफिस पहुंचकर उनके साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। ये जानकारी टाइम्स डेमोक्रेसी न्यूज वेबसाइट पर दी गई है। दोस्तों साथ साथ टीवी डिबेट के बारे में बात करें तो सीमा हैदर को लेकर न्यूज चैनलों ने अलग अलग तरीके के डिबेट कराए। आज तक ने 17 बार डिबेट कराई, जबकि जी न्यूज ने 31 बार, इंडिया टीवी ने 24 बार, एपी न्यूज ने 15 बार, न्यूज 24 ने 7 बार, रिपब्लिक टीवी ने 11 बार और न्यूज 18 ने 14 बार। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आई हॉस्पिटल की त्रासदी को लेकर और सिक्किम में हुए त्रासदी जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, एक डिबेट इनमें से किसी न्यूज चैनल ने अब तक नहीं कराई है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं लगता कि सिसोदिया इन सब में शामिल है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बोले, कहा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे ठाकुर मनीष सिसोदिया जी को गुजराती सौदागरों ने 7 महीने से जेल में बंद कर रखा है। सबूत नदारत है। कल जिसका रति मात्र दोष नहीं, अडानी का नाम लेने पर जबरदस्ती केस बनाकर श्री संजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। देश से तानाशाही का अंत निकट है। साथ साथ दोस्तों अभिषेक बनर्जी ने कुछ तस्वीरें शेयर की है जिसमें पश्चिम बंगाल में जोरदार जन सैलाब देखने को मिल रहा है। सभी लोग मनरेगा में और अधिक पैसे की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन करते दिखाई दिए हैं। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं जिसे अभिषेक बनर्जी ने शेयर की है। दोस्तों दिल्ली में इसी तरीके का प्रदर्शन हुआ था, लेकिन बीजेपी के लोग इस पर पॉजिटिव रिस्पांस देने को तैयार नहीं है। साथ साथ सिसोदिया की जमानत पर अब 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि सबूतों की कड़ियां नहीं जुड़ रही है, आपकी दलीलें सिर्फ अनुमान है, यानी केवल अनुमान के आधार पर ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में बंद किया गया है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ मणिपुर में फिर से फायरिंग हिंसा हुई है। इम्फाल में 2 घरों में लगाई गई आग, कई राउंड की गोलीबारी भी हुई है। यानी दोस्तों मणिपुर में अभी भी स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही है। रह रहकर कोई ना कोई वायलेंस की खबर सामने आ जाती है। इसके बावजूद बीजेपी अपने मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश इकाई ने भी कह दिया है कि जनता आक्रोश में है, भाजपा सरकार से नाराज है। इसके बावजूद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लोग कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा आखिर क्या मजबूरी है जो कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ साथ मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव के दौरान इटावा के रेलवे स्टेशन से डिम्पल यादव जिंदाबाद तथा समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की गई थी। इसके पश्चात रेलवे और सरकारी संपत्ति का उपयोग राजनीतिक कार्यों में करने को लेकर रेलवे के वरिष्ठ टीसी को सस्पेंड किया गया और 10 अन्य को एफआईआर के अंदर लाया गया, यानी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आज लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पर मोदी जी के राजनीतिक भाषण अनाउंसमेंट स्पीकर पर चलाए जा रहे हैं। क्या रेलवे और सरकारी संपत्ति का उपयोग करने वाले इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? ये सवाल शैलेंद्र यादव ने पूछा है जो समाजवादी पार्टी समर्थक है। दोस्तों कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि क्या देश में सबके लिए कानून एक ही है या फिर भाजपा के लिए अलग है और देश के अन्य लोगों के लिए अलग है? आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी की कमेटी की बैठक 9 अक्टूबर को करने जा रही है, जिसमें जातीय जनगणना, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर 4 नेताओं को अलग अलग मुद्दों की रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ पोस्ट कर्नाटका इलेक्शन जी न्यूज की ओर से दावा किया गया है कि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा ताकतवर महिला राजनेता है उसमें सोनिया गांधी टॉप पर है, दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी है, तीसरे पर मायावती है, चौथे पर प्रियंका गांधी, 5वें पर स्मृति ईरानी, फिर निर्मला सीतारमण का नाम आता है, फिर सुप्रिया शुले का नाम सामने आता है, आतिशी मार्लेना का नाम आता है, अगस्ता संगमा का नाम आता है, महबूबा मुफ्ती, वसुंधरा राजे और हरसिमरत कौर बादल का नाम आता है। साथ साथ दोस्तों शरद पवार बोले, कहा हमारी पार्टी का महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। यह भी झूठ है कि 2019 में हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। साथ साथ दोस्तों गुरुग्राम के अंदर मोनू मानेसर पर हिंदू संगठनों ने बैठक बुलाई है। अब 7 तारीख को आगामी रणनीति बनाई जाएगी। नू हिंसा के आरोपी कांग्रेस पार्टी के एमएलए मामन खान की रिहाई के बाद विरोध और तेज हो गया है। साथ साथ प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड में चीनी कंपनी से करोड़ों रुपए लिया, क्या उनके खिलाफ भी आतंक का केस बनाया जाएगा? प्रशांत किशोर की ओर से न्यूज क्लिक के पत्रकारों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद ये बातें कही गई है। सवाल पूछा गया है जिसका जवाब बीजेपी के लोगों को देना है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ साथ दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी के नेताओं के अपने बयान में ही अंतर देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में बीजेपी के मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान ने कहा था कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक नया राज्य बन जाए, अलग राज्य बन जाए, तो ये कई सारे अग्रिम राज्यों के अंदर शामिल हो जाएगा। संजीव बालियान जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनकी ओर से की गई इस टिप्पणी पर विपक्ष ने भी अपने तरीके से रिस्पॉन्स किया है। कई सारे नेताओं ने समर्थन किया है, तो लेकिन अब बीजेपी के नेता ने इस पर जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील भराला ने कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग बीजेपी का नहीं हो सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्रीय मैनिफेस्टो में कहती है कि बीजेपी छोटे राज्यों का समर्थन करती है, लेकिन बीजेपी पूरा शायद नहीं करती है। यही बड़ा कारण है कि आज भी बीजेपी से गोरखालैंड बनाने की मांग की जा रही है और बीजेपी के लोग वादा कर देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने
जीतने के बाद मांग पूरा नहीं कर रहे हैं। अब तो केंद्र में बीजेपी की सरकार भी है। साथ साथ दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट सामने आई है, जहां पर समाजवादी पार्टी ने पहला कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है लोकसभा चुनाव को लेकर। शिवपाल सिंह पटेल इंडिया गठबंधन की ओर से प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव 2 दिनों से लगातार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और सारे नेताओं को लगातार सचेत करते हुए उन्हें तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।